राधे राधे दोस्तों। यूएस और ईरान के बीच जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक 32-33 दिन गुजर चुके हैं। 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के नाम एक भी संबोधन नहीं किया था। अमेरिका के लोगों को अब तक नहीं बताया था कि भाई साहब ये युद्ध जो इन्होंने ईरान पर छेड़ा है इसका आखिर मकसद क्या था, किस लिए ये जंग इन्होंने छेड़ दिया और इसका आउटकम क्या कुछ निकलेगा। नतीजा हमने देखा था कि पिछले ही दिनों अमेरिका में भयानक प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया जिसमें इनको किंग के रूप में दर्शाया कि भाई साहब तुम किंग हो, तुम डिक्टेटरशिप यहां पर कर रहे हो एक राजा की तरह, और जबकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो भयानक प्रोटेस्ट हुआ, 90 लाख लोग शामिल हुए। नतीजा कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि भाई साहब अब तो संबोधन करके बताना ही पड़ेगा कि हमने ये जो जंग छेड़ रखा है आखिर इसका मकसद क्या है, कितने दिन तक अभी और अमेरिका इस जंग में बना रह सकता है, क्या कुछ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इस जंग से, सब कुछ इन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो चलिए इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं और लास्ट में यह भी जानेंगे कि भाई साहब इनका आखिर असली मकसद क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, और हम लोग आप लोग क्या कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं जो भी इन्होंने बातें कही, जो भी इन्होंने पॉइंट्स रखे उसके। तो एक एक करके चलिए सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि 32-33 दिन गुजर चुके थे इस वॉर को शुरू हुए। पहली बार इन्होंने देश के नाम एक एड्रेस किया, भाई साहब देश को संबोधित किया, अपने लोगों को संबोधित किया और बताया कि ये क्या चाहते हैं। तो एक चीज जो इन्होंने बोली ईरान को लेकर कि भाई साहब ईरान पे अभी हम इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, उसको इतना डिस्ट्रॉय कर देंगे, मिसाइल बम हर तरह से मार के, कि वो कहां चला जाएगा, वो भाई साहब स्टोन एज में चला जाएगा। जी हां, और जैसे ही इनका ये स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट को लेकर जगह जगह पे हेडलाइंस बढ़ने लगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही इन्होंने ये संबोधन शुरू किया, यहां पर क्या होने लगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे, स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आने लगा और ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने लगे। क्यों भैया? क्योंकि इस संबोधन में इन्होंने यह बता दिया कि भाई साहब अभी अमेरिका इस जंग में बना रहेगा। जी हां, कितने दिनों तक बना रहेगा? तो अभी 2 से 3 हफ्ते तक अमेरिका इस जंग में बना रहेगा, ईरान पे मिसाइल्स और बम बरसाते रहेगा। ऐसा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस संबोधन में, अपने इस एड्रेस में। और 2-3 हफ्ते तक इनके हिसाब से अभी जंग चलेगा। मतलब जो हॉर्मुज है वो फिलहाल नहीं खुलने वाला। हॉर्मुज नहीं खुलेगा मतलब क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, दुनिया में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे हॉर्मुज नहीं खुलने से, तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, दिक्कत सबको आएगी। इसका असर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो उसके कारण से क्या हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा, और चूंकि हॉर्मुज बंद रहेगा इसकी वजह से क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस यहां पर ऊपर भागने लगे। तो इनके इस एड्रेस का शुरुआत में ही यह असर देखने को मिला कि भाई साहब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे और स्टॉक मार्केट क्या हो गया, धड़ाम से नीचे गिरने लगा। अब क्या कुछ बोला इन्होंने, देखिए एक एक करके। इन्होंने यह बोला कि भाई साहब अपन एक्सट्रीमली हार्ड हिट कर रहे हैं और करते रहेंगे अगले 2-3 हफ्ते तक। किसको? ईरान को। We are going to hit them extremely hard over next 2 to 3 weeks, अगले 2 से 3 हफ्ते तक। We are going to bring them back to stone ages। जी हाँ, इतना हिट करेंगे कि वो दोबारा से कहां चले जाएंगे, स्टोन एज में चले जाएंगे। मतलब जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है उसको हमारे हिस्ट्री में अलग अलग एजेस में पढ़ाया गया। जैसे कि सबसे शुरुआत का जो एज था वो स्टोन एज माना जाता था, जब आदमी गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, जी हाँ केव्स में रहता था, और उस समय वो मांस खाता था मेनली, और मांस शिकार करने के लिए उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, पत्थरों के ही औजार बनाता था, उसको बोलते थे स्टोन एज। उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रोंज एज, मतलब आयरन ब्रोंज, ये सब एज आगे बढ़े और हम जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ और हम आज इस स्टेज में पहुंचे हैं। तो हमारे विकास का जो सबसे शुरुआती स्टेज था ना, जो हमारे हिस्टोरियंस वगैरह ने, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने डिवाइड किया, वो था स्टोन एज, सबसे शुरुआत का एज था। तो इन्होंने यही बोला कि भाई साहब इतना बम मारेंगे कि ईरान दोबारा से उसी स्टेज में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद क्या बोला इन्होंने, यह बोला कि भाई साहब रिजीम चेंज करने का हमारा कोई गोल ही नहीं है यहां पर। और जैसे ये स्टेटमेंट आया हर कोई यह सोचने लगा कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हो। अब तक तो दुनिया में यही खबर थी कि तुम वहां पर रिजीम चेंज करना चाहते हो, तुमने ही कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया, संकेत दे दिया कि तुम वहां पर रिजीम चेंज करना चाहते हो, अपने मतलब की सरकार बनवाना चाहते हो, खुद इन्होंने कई बार बोला। लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहा है, हमारा रिजीम चेंज करने का कोई मकसद नहीं था। वो तो वहां पे ऑटोमेटिक रिजीम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ऑटोमेटिक वहां पे लीडरशिप चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इनका यह कहना है कि वहां पे जितने भी टॉप लीडर थे हमने सबको मार दिए, अब जब कोई बचा ही नहीं तो कोई और सत्ता संभाल रहा है। इस तरीके से हमारा कोई मकसद नहीं था रिजीम चेंज करने का, वो ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि हमने इतनी बमबारी करी है अब तक कि उनके सारे लीडर्स को ठिकाने लगा दिया है।
अब इन्होंने युद्ध तो छेड़ दिया और इसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है, अमेरिका की जनता सवाल उठ रही है, खूब इनकी थूथू हो रही है। उस पर देखिए इन्होंने किस तरीके से सफाई दी कि इनका युद्ध छेड़ना जायज क्यों है और ये क्यों सबसे बेहतर है बाकी जो प्रेसिडेंट पास में रहे अमेरिका के उससे। ये जो युद्ध छेड़े हैं, पास में भी सारे प्रेसिडेंट ने लगभग युद्ध छेड़े, लेकिन इनका युद्ध छेड़ना क्यों बेटर है उस पर इन्होंने एक फैक्ट दिया है। इन्होंने यह बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसमें जो अमेरिका कूदा था 1 साल 7 महीने 5 दिन तक अमेरिका इस युद्ध में बना रहा था। वर्ल्ड वॉर जो 2 उसमें अमेरिका कूदा था 3 साल 8 महीने 25 दिन बना रहा था। कोरियन वॉर में 3 साल 1 महीने 2 दिन बना रहा था। वियतनाम वॉर में 19 साल 5 महीने 29 दिन बना रहा था। इराक वॉर में 8 साल 8 महीने 28 दिन बना रहा था। तो अगर आप इन संख्याओं को देखेंगे तो ये तो कहीं ज्यादा है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में ये वॉर केवल 32-33 दिन ही चला है। तो ये इन्होंने इस आंकड़े के जरिए जनता को, अमेरिका की जनता को, दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि भाई साहब अभी तो हम बहुत कम दिन युद्ध लड़े, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। ये पुराने आंकड़े देखो। आप फिर इनसे सवाल पूछे कि ये लोग क्या कर रहे थे भाई, तो हम तो बहुत सही है इस मामले में। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इस युद्ध को एक तरीके से अमेरिका की जनता को यह दिखाने की कोशिश की ये एक इन्वेस्टमेंट, इन्होंने बोला भी ये आपके बच्चे के लिए, उनके बच्चे के लिए, एक तरीके से ये युद्ध एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहां से एक चीज जाहिर होती है कि भाई साहब अमेरिका वालों के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए युद्ध एक त्योहार की तरह है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। उनको दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल और केवल अपने से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने देश से मतलब है। तो फिर ये जो हम ग्लोबल दोस्ती की बात करते हैं, एक साथ चलने की बात करते हैं, फिर तो ये बेकार है, फिर तो सब अमेरिका को छोड़ दो यार। एक युद्ध किसी के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इनके लिए है। क्यों है मैं बताता हूं। अमेरिका युद्ध छेड़ता है, यहां पर अमेरिका को क्या फायदा मिलता है भाई साहब, उसके हथियार बिकने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये भी एक पर्पस होता है अमेरिका का युद्ध छेड़ते रहने का। आप देखेंगे लगातार अमेरिका कहीं ना कहीं युद्ध छेड़ते ही रहता है, वो लगातार जारी रहेगा। उससे अमेरिका को क्या मिलेगा, जो कंपनीज हैं इनकी वो लगातार हथियार सप्लाई करते रहेंगी, तो इनका इनकम आते रहेगा। और हथियार कितने महंगे बिकते हैं आप सबको पता है। युद्ध जब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी इन्हीं का रोल आता है। क्यों? क्योंकि डील करवाने में यही लोग रहते हैं। अब वहां पर जो भी मरम्मत करने का काम होता है, जो भी रीबिल्ड करने का काम होता है, इनकी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट उठा लेती हैं भाई साहब, समझ रहे हैं, हर चीज का। तो वहां से भी ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तो युद्ध छेड़कर डिस्ट्रक्शन करवाने में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। और युद्ध जब खत्म हो जाता है तो बिल्ड करने में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे फायदा उठा रहे हैं। तो इनके लिए क्या है, वाकई में युद्ध एक इन्वेस्टमेंट है। कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बात बोला यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने। और यहां पर अमेरिका की सच्चाई दिखाई, दुनिया को कहीं ना कहीं इससे समझना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ईरान की जो नई लीडरशिप जो इनसे बात करे उनको लेकर इन्होंने यह बोला कि भाई ये लोग लेस रेडिकल है और मोर रीजनेबल है। इस कारण से क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूएस और इजराइल, इस कारण से जो नए लीडर्स अभी बैठे हुए हैं जिनसे इनकी बातचीत चल रही है, वो भाई साहब उनसे ये लोग कोशिश यह कर रहे हैं कि डील क्रैक हो जाए। जो अमेरिका चाह रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उन शर्तों पे वो लीडर्स मान जाए। और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये बोल रहे भाई साहब नहीं मानेंगे तो अब फिर तो हमारा बमबारी जारी रहेगा और इस बार तो हम उनके जो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स हैं उन सब पे भयानक हमला करेंगे। इससे पहले बोला था जो सैनिलेशन भी प्लांट है, बीते कुछ इंटरव्यूज में वहां पर उन्होंने बोला था कि भाई साहब हम पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो इनके हिसाब से सब कुछ सही रहा, ये रीजनेबल लीडर हैं इनके हिसाब से। तो अगर ये इनकी बात मानते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, नेगोशिएशन हो जाएगा। नहीं मानते हैं तो बम मार मार के ईरान को तबाह कर देंगे। तो कहां बात का रीजनेबल लीडर भैया जब तुम्हारा बात ही नहीं मान रहा है। और दुनिया भर को तो यह खबर है कि अब जो ईरान की सत्ता संभाल रहा है वो वहां की IRGC संभाल रहे भाई साहब। उनके हाथ में पूरा कंट्रोल हो चुका है और उनके हाथ में कंट्रोल आ चुका है, तभी तो वो लोग भाई पीछे नहीं हट रहे हैं। वो उनको दिख रहा है कि अमेरिका ईरान बर्बाद हो रहा है, उनको दिख रहा है। ईरान पे इतने भयानक बमबारी हो रही है कि इसका कोई मतलब वो है ही नहीं। वाकई में इजराइल और अमेरिका बहुत बुरी तरीके से बमबारी कर रहे हैं, बहुत डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन IRGC के हाथ में सत्ता आने से क्या हो चुकी है, वो लोग अब पीछे हटना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि अब वो लोग इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने शिया कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। और आप सबको पता है कि लोग किस तरीके से लड़ाई करते हैं। भाई अफगानिस्तान में देख लो आप, जो वहां पे सुन्नी मुस्लिम लड़े थे, जो उनके लड़ाके लड़े थे तालिबान वाले, वो किस तरीके से लड़े थे। 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग अमेरिका से। हार माने? नहीं माने। कोई मॉडर्न हथियार था उनके पास? नहीं था। जो जैसा हथियार था उसी से लड़ रहा था। और लास्टली अमेरिका को भागना पड़ा, दुम दबा के अपने सारे महंगे हथियार छोड़कर भागे अमेरिका। और उन सारे हथियारों पे कौन कब्जा कर लिया? तालिबान कब्जा कर लिया। सेम हाल यहां पे IRGC का दिख रहा है। IRGC बोला भाई हम पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो अगर कोई रीजनेबल रिजीम रहती इनसे बात करने के लिए, तो भाई वो बात करते ना, लगातार क्यों स्ट्राइक करते गल्फ कंट्रीज पे, आप सोचिए। तो इनकी इन बातों में दम नहीं दिख रहा, बस इनको एक जनता को संबोधन करना था, अपनी बातें रखनी थी। किसी तरीके से एक रीजन देकर इन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की। आगे इन्होंने क्या बोला, ट्रम्प सेज ईरान वॉर इज नियरिंग कंप्लीशन। जिन्होंने
मतलब इन्होंने इस एड्रेस में बोला कि भाई साहब अब ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कितने हफ्ते में? इनके हिसाब से 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। टुनाइट आई एम प्लीज्ड टू से दैट दीज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर नियरिंग कंप्लीशन। मतलब जो यूएस का एक ऑब्जेक्टिव था, इनके हिसाब से अब बहुत वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है। क्या इनका ऑब्जेक्टिव था भगवान जाने, क्योंकि अभी तक जो भी पिछले 1 महीनों में इनके इंटरव्यू आए, इनके ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहे। कभी रिजीम चेंज करना, कभी खामनेई को मारना, कभी ऑयल पे कब्जा करना उनके ऑयल फील्ड पे, कभी भाई साहब बोलते कि हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ये अभी दुनिया को नहीं पता, लेकिन इनके हिसाब से ये क्या कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव को लगभग कंप्लीट करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। वी हैव डन ऑल ऑफ इट देयर। यहां पे इन्होंने क्या बताया, देखिए उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। जो मिसाइल्स हैं वो भाई साहब पूरी तरीके से हमने या तो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं या फिर उन्होंने चला चला के खत्म कर दिए हैं। We have crushed their ability to support terrorist proxies and deny them the ability to build a nuclear bomb. जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हुती हो गए, इन्होंने बोला क्या कि हम जो है इनकी वो एबिलिटी को ही खत्म कर दिए हैं अब ईरान की, कि वो अब अपने इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर सके, जबकि हम देख रहे हैं कि वो लोग भी लगातार हमला कर रहे हैं। तो तुम कैसा खत्म किए हो भाई कि ना ईरान रुक रहा है और ना इनके प्रॉक्सीज रुक रहे हैं। यहां पर इन्होंने साथ साथ यह बोला कि उनकी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी थी वो भी हमने खत्म कर दिया। अब इन्होंने यह बोला कि भाई उनके मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं, और यहां पर देखिए जैसे यहां पर ये बात बोली, वहां पर ताबड़तोड़ ईरान जो है वो मिसाइल से हमला कर लगा। इजराइल पे भी हमला किया, गल्फ कंट्रीज पे भी हमला किया। एक तरफ इनका भाषण चल रहा था और उधर ईरान क्या करने लगा, अटैक करने लगा, और बताता ट्वीट करके लिखा कि भाई साहब ये जो मिसाइल इजराइल पे गिर रहे हैं ये शावर, मिटियोर शार हो रहा है, ये मिसाइल नहीं गिर। इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है भाई ईरान। तो इसलिए बोला था कि भाई साहब आप जब बड़े पद पे किसी व्यक्ति को बिठाओ तो वो कम से कम सोच समझकर बोले, ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए। आगे क्या बोले, ट्रंप अर्जेस अलाइज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी ये बहुत बड़ी बात, ट्रंप ने यहां पर एक क्लियर कट संदेश दे दिया कि भाई साहब अमेरिका जब भी 2, 3, 4, 5 हफ्तों में इस युद्ध को छोड़ेगा, अमेरिका अब यह कोशिश नहीं करेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए। इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया, जबकि अमेरिका, ट्रंप पहले क्या बोल रहे थे कि भाई साहब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा के रहेंगे, जो यूएस की नेवी है वो सबको प्रोटेक्शन देगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना देख लो भाई साहब। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट डू रिसीव ऑयल थ्रू द हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट मस्ट टेक केयर ऑफ दैट पैसेज। हाँ भैया, जो लोग ऑयल यहां से ले जाते हैं, ले आते हैं, वो ही देखिए कैसे क्या करना है। हमारा तो भाई यहीं तक काम है, हम अपना जो मकसद पूरा, हमारा जो मकसद एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम पूरा करेंगे हम यहां से निकल जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो यहां पे ट्रंप का रिमार्क ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई साहब सावधान हो जाओ, जिनका भी तेल यहां से आ रहा है सोच लो कि कैसे लाया जाए। इसके अलावा इन्होंने यह भी बोला कि भाई अगर तुम चाहते हो तो तुम खुलवा लो जिनका ऑयल वहां से आ रहा है, जिन जिन देशों का आ रहा है। अगर तुमको चाहिए कि भाई साहब जल्द से जल्द ऑयल वहां से आए, जो एनर्जी संकट पैदा हो रही है वो न बढ़े, तो वहां पर जाओ, लड़ो ईरान से और उसको हॉर्मुज को खुलवा दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो भाई ये नेचुरली भी खुल जाएगा। कब नेचुरली खुल जाएगा, जब ये वॉर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ईरान खुल ही देगा, या तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा तब खुल जाएगा, या फिर ईरान कुछ नेगोशिएशन वगैरह करेगा। मतलब इनके कहने का मतलब ये था, समझ रहे हैं आप लोग। तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपना पॉइंट यहां पर क्लियर कर दिया कि अमेरिका अब इसमें नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अमेरिका को समझ में आ गया कि हमारे बस की है नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देना अपने दम पे, बिना दूसरे देशों की मदद से हम इसको खुलवा नहीं सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने यह बोला कि भाई हमने जो ईरान पे अटैक किया है वो ऐसे ही नहीं किया है। बीते लगभग 50 सालों से, 47 सालों से जब से ये रिजीम आई है ईरान में, कट्टरवादी रिजीम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब अमेरिका का डेथ के नारे लगाए हैं, इजराइल के डेथ के नारे लगाए हैं। ये लोग लगातार वायलेंस फैलाए हैं अपने थ्रू या फिर अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर फैलाने की कोशिश की। तो ये जब से आए तब से ये लोग क्या कर रहे थे, हमें धमकी दे रहे थे, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा लगातार बना हुआ था भाई साहब, और इसी कारण से हमने क्या किया, इन पर अटैक किया है। ठीक है। ट्रंप ऑल्सो यूज द ओपनिंग मोमेंट्स ऑफ द स्पीच टू क्रिटिसाइज हिज प्रेडिसेसर्स। साथ ही साथ इन्होंने यहां पर जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे उनको भी क्रिटिसाइज किया। उनको यह बोला कि भाई साहब पिछले 50 सालों से ये खामनेई जो था वो लगातार अमेरिका को धमका रहा था, डरा रहा था, डेथ टू अमेरिका के नारे दे रहा था, और मेरे से पहले जितने प्रेसिडेंट थे कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं की। मैं पहला प्रेसिडेंट बना जो उसको खत्म किया और ईरान को मिट्टी में मिला दिया।
तो इन्होंने इस तरीके से क्या किया, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे उनके भी मौज लेने की कोशिश की, भाई साहब तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं बहुत ग्रेट हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं युद्ध से सब चीज सॉल्व कर देता हूं। समझ रहे हैं आप लोग। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर यह बोला कि ट्रंप सेज यूएस डजंट नीड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जी हां, क्लियर, अब यहां से हो गया क्यों इनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यूएस यहां से वाकई में बहुत कम तेल एलएनजी वगैरह इंपोर्ट करता है, यूएस को जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस आज की तारीख में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है इन सारी चीजों का, और बहुत कम यहां से इंपोर्ट करता, नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ट्रंप को पता है। ट्रंप ने बोला कि भाई साहब हमें यहां से क्यों ये माथा पच्चीसी करे फिर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, हमारा जो मकसद है हम वो करेंगे और हम यहां से निकल जाएंगे। जो जो यहां से तेल ले जा रहे हैं वो अपना सोचो कि कैसे अपना इस मामला को सलटाना है। तो यहां पर ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने नाटो जो इनके देश हैं, जो अलाइज हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था, लगातार कर रहे थे कि भाई साहब आओ हमारी मदद करो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में। कोई इनकी मदद में आया नहीं। उस पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए। तो लास्टली अब ट्रंप ने बोल दिया कि भाई साहब हमें कोई यहां से मतलब है ही नहीं, तुम देख लो तुमको क्या करवाना है, क्योंकि हमारा यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहां से तेल ही नहीं लेते, तो काहे के लिए माथा पच्चीसी करें, हमें केवल अपने काम से काम मतलब है। इसका इन्होंने क्या बोला, ट्रंप रिपीट्स वार्निंग दैट ईरानियन मिसाइल्स वुड सून बी एबल टू रीच अमेरिकन होमलैंड। जी हां, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, कहां पर, यूके और यूएस का एक कॉमन बेस है डिएगो ग्रेसिया इंडियन ओशन में, ठीक है। उस बेस पर इन लोगों का दावा है कि भाई साहब 2 बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई। हालांकि इनका यह भी दावा है कि एक तो बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप खत्म हो गया बीच में ही, और एक को हमने मार गिराया, इंटरसेप्ट कर दिया, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान ने जहां से दागा था डिएगो ग्रेसिया पे, वो दूरी कितनी थी, लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी थी। और अब तक दुनिया को यही पता था कि ईरान के पास इतना लंबा मिसाइल है ही नहीं, इतनी लंबी मार करने वाली, लगभग 2,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली उसके पास मिसाइल है। तो जैसे ही ये 4000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल के बारे में इनको पता चला, इजराइल को पता चला, ये लोग डर गए। इनका यह कहना है कि भाई साहब हम डर गए कि भाई साहब ये तो मिसाइल प्रोग्राम में काफी आगे निकल चुका है। तो वही इन्होंने यहां पे चेताया, अमेरिका को बोला कि भाई साहब इस कारण से हम और ज्यादा बमबारी करने लगे ईरान पे, क्योंकि हमें इनके इन मिसाइलों को भी तबाह करना था जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते थे, अमेरिका के अलाइज तक पहुंच सकते थे। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता यार। देखो सही में बहुत बार चीजें नैरेटिव पे बेस्ड होती हैं। वाकई में ईरान ने चलाया था नहीं चलाया था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान मना कर रहा था, तो ये बोल रहे थे कि तुमने चलाया है, कौन सा ये किसी को नहीं पता। हर कोई अपनी बात को सच साबित करने के लिए करता है। अमेरिका इसलिए कोशिश कर रहा होगा इस बात को सच साबित करने के लिए, ताकि इसी डर से कम यूरोपियन कंट्रीज वॉर में कूद जाएं, क्योंकि अगर ये 4000 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल ईरान के पास हो जाता तो मतलब यूरोप लगभग पूरे जद में, कहीं भी यूरोप में मिसाइल दाग सकता, फ्रांस जद में, यूके के बहुत सारे पार्ट जद में, स्पेन जद में, जर्मनी जद में, पूरे रेंज में आ जाता। तो इस कारण से इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक नैरेटिव बना कि भाई साहब डर के ही सही ये लोग इस वॉर में जल्दी कूदे, और ये वॉर जल्दी निपट जाए, क्योंकि वॉर ये लोग सोच रहे थे कि भाई 3 दिन में निपट जाएगा, 3-4 दिन में, लेकिन ये वॉर तो 32-33 दिन से चल रहा है, और ये बोल रहा है अभी 2-3 हफ्ते चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई अभी और लंबा खींचेगा अगर IRGC को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता नहीं है तो। इसका इन्होंने क्या बोला, ट्रंप सेज ही प्लान्स टू टेल, हाँ ये मेन चीज है मुझे बताना था। हमने देखा कि ट्रंप ने अपनी स्पीच में क्या कुछ मेन पॉइंट्स बोले। अब ट्रंप ने इस स्पीच के पहले एक बात बोली, क्या बोली थी, यह बोली थी इस स्पीच को लेकर कि भाई साहब मैं इस स्पीच के जरिए अमेरिका की जनता को, दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि मैं कितना ग्रेट हूं, कितना महान हूं। तो ये जो स्पीच था ये अमेरिका के लोगों को यह समझाने के लिए नहीं था कि ये क्यों ये वॉर लड़ रहे हैं ईरान पर, ये मकसद ही नहीं था। इनका मकसद केवल क्या था, यह था बताना कि मैं कितना महान हूं। ये जो तुम बोल रहे हो कि मैं किंग हूं, मुझ पे तमाम तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हो, 90 लाख लोग रोड पे निकल के, बकवास है। क्यों? क्योंकि भाई मैं रीजनेबल काम करता हूं और मैं बहुत महान हूं, मैं गलत काम कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो कैसा ये आदमी आप लोग समझ सकते हैं। टुनाइट आई एम मेकिंग अ लिटिल स्पीच एट 9 o'clock एंड बेसिकली आई एम गोना टेल एवरीबडी हाउ ग्रेट आई एम, what a great job I have done, what a phenomenal job, what a phenomenal job I have done। ये इन्होंने खुद बात बोला भाई साहब इस स्पीच के पहले, एड्रेस करने से पहले, कि ये स्पीच आखिर ये देना क्यों चाहते हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि बंदा किस तरीके का है, कितना सेल्फ पजेस्ड बंदा है। अब ये स्पीच खत्म हो गया, दुनिया भर से रिएक्शन आने लगे, तो एक रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से भी आया, जिनका की नाम एंथोनी अल्बनीज़ है। इन्होंने बोला कि भाई साहब जब तुम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही लिए हो तो ये युद्ध खत्म करो ना। अब समझ में यह नहीं रहा कि तुम और क्या अचीव करना चाहते हो, या फिर ये युद्ध तुम कहां लाकर छोड़ोगे।
जब तुमको लग रहा है कि तुमने ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी नेवी, एयरफोर्स, IRGC सब खत्म कर दियो, टॉप लीडरशिप खत्म कर दियो, तो फिर ये युद्ध बंद कर दो। क्यों बारंबार हमला किए जा रहे हो और क्यों अपने चक्कर में पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हो, एनर्जी क्राइसिस में डाल दियो, ऑयल के प्राइसेस, LNG के प्राइसेस, LPG के प्राइसेस सब बढ़ा के रखे हो। तो ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के PM का कहना है और इसी तरीके से सब सोच रहे हैं, दुनिया के हर एक लीडर भाई साहब, हर जगह, भारत के अंदर भी मीटिंग शुरू हो गई, जैसे ये इनका स्पीच आने वाला था वहां पर भी मीटिंग शुरू हो गई थी, वो लोग भी कुछ डिसीजन लिए ही होंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही युद्ध चलता तो भाई साहब वाकई में हालत तो हमारी खराब होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो LPG का मामला हो, चाहे वो LNG का मामला हो, चाहे वो क्रूड ऑयल का मामला हो। इस पर अगर आपको समझना है तो मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखा है, बड़ा अच्छा से सब कुछ समझाया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा और वहां पर खोल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है ट्रंप के इस स्पीच को लेकर, इस संबोधन को लेकर, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी, जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए जो हमने नया चैनल शुरू किया है, शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।